हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आई नो हम सभी को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था कि वन शॉट सीरीज आनी चाहिए जहां पर हम हर चीज डिटेल में कर सके। लेकिन आई ऑल्सो नो कि तुम लोग पहली वीडियो पे तो बहुत जम के टूटोगे, सब अटेंडेंस लगाओगे, आखिरी तक जाते जाते कुछ ही बच्चे रह जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। क्यों भाई, क्यों भाई? हमें सिर्फ शुरू नहीं करना है, हमें खत्म भी करना है। मेरी तरह तुम्हें भी एसआरसीसी जाना है, मेरी तरह तुम्हें भी बोर्ड टॉपर बनना है। मैंने जब टॉप किया था, मैंने जब अपने 98.5% स्कोर किया, जब एसआरसीसी गई, तब आखिरी के 2 दिन की मेहनत से नहीं किया वो, मैंने पूरे साल की मेहनत से किया। तुमने अगर पूरा साल नहीं भी करी तो भी, क्योंकि मेरे टाइम पे यूट्यूब और ये सब नहीं होता था कि कोई हाथ पकड़ के करवा दे, राइट? मेरे टाइम पे हर चीज खुद फिगर आउट करनी पड़ती थी, फिर भी मैंने करी। तुम्हें तो सब बना बनाया मिल रहा है, प्लेट में परोस के मिल रहा है, तो करो ना। मुझे बस तुमसे आज के लेक्चर में एक प्रॉमिस चाहिए कि सिर्फ ये लेक्चर नहीं, जितने भी आएंगे 10 15 20 दिन, अकाउंट सीखो, बिजनेस, हर चीज का लेक्चर पूरा एंड टू एंड सुनोगे, पूरी चीज करोगे। मैं गारंटी दे रही हूँ, मेरे वन शॉट लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आएगा, पर तुम्हें गारंटी देनी है कि सारे वन शॉट सुनोगे। सिर्फ एक नहीं, आधा नहीं, पूरे के पूरे सुनोगे, सारे के सारे सुनोगे, ठीक है? तुम्हें अपने नाम की अटेंडेंस के साथ एक प्रॉमिस करना है। अपना नाम लिखो, डे 1 की अटेंडेंस लिखो और ये प्रॉमिस करो कि सारे लेक्चर सुनूंगा, पूरे के पूरे सुनूंगा, एंड तक सुनूंगा। जब लेक्चर खत्म हो जाए ना, डन लिख के जाया करो। तुम्हें खुद को खुशी मिलेगी कि मैंने पूरा लेक्चर सुन लिया, मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। जो आता है वो थोड़ा सा स्किप कर दो, कोई बात नहीं। कोई चीज 1.5x पे सुन लो, कोई बात नहीं, पर हर एक चीज सुननी है। रिवीजन लेक्चर्स है, अगर कर भी रखा है तो भी रिवाइज करना जरूरी है। नहीं कर रखा फिर तो करना ही है, ठीक है ना? सो आई जस्ट वांट अ प्रॉमिस कि तुम पूरी चीज को एंड तक फॉलो करोगे। उसके बाद मैं गारंटी दे रही हूँ, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी औकात से ज्यादा नंबर हर एक बच्चा लेके आएगा, ठीक है? बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, हर जगह जाके फॉलो कर लेना। नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, सब चीज का जुगाड़ है। तुम्हें बस फॉलो करना है एंड सारी की सारी वीडियोस को सुनते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है? आओ इसी प्रॉमिस के साथ शुरू करें पहला वन शॉट लेक्चर, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पूरी वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगी, एक्रोनिम्स भी बताऊंगी, पर एक प्रॉमिस चाहिए, अभी के अभी अपने दिमाग में गांठ बांध लो। वेर एवर देर इज एनी डेफिनेशन अगर मैं पढ़ रही हूँ, यू शुड रीड द डेफिनेशन विद मी, सो दैट आपको लगना चाहिए कि आप एक लाइव क्लास में बैठ के टीचर के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है? तो मैं वहां पे आके आपको ऑब्वियसली डांट तो सकते नहीं कि ऊंची ऊंची बोलो मेरे साथ, पर मम्मी को पता चलना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? बैठ के फोन में कुछ और नहीं देख रहा। तो जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी, यू हैव टू रीड द डेफिनेशन, द पॉइंट्स विद मी, ठीक है? चलो सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या कहा गया है? मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द, मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस of getting things done with the aim of getting with the, अरे यार सॉरी, पहली डेफिनेशन ही गलत लिख दी मैम, क्या कर रहे हो? with the aim of achieving goals, with the aim of achieving goals effectively and efficiently। चलो दोबारा पढ़ो। Management has been defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently, effectively and, speak with me, efficiently। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर मेरे पास बोला गया है कि एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? काम करने का प्रोसेस है। क्यों करना है काम? ताकि गोल्स पूरा कर सको। और गोल्स को कैसे पूरा करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा करना है। देखो कोई भी बिजनेस, ये इन रियल लाइफ ऑल्सो, हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इवन इफ आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं। हर काम को करने के लिए एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होना चाहिए। वो अगर आप एक सिस्टमेटिक सही तरीके से एक सही प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं रियल लाइफ में। अपने टाइम की मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपनी स्टडीज की मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने रिलेशंस की मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने घर की मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने रूम, अपने वार्डरोब की मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने स्कूल और घर की, ट्यूशन की लाइफ को बैलेंस करके मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो अपनी लाइफ में कभी भी कोई काम आप कर रहे हो, सिमिलरली बिजनेस बहुत सारे काम करता है। हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। पर ये काम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक गोल पहले से सेट होता है। मुझे अपने रिश्ते अच्छे से चलाने हैं, स्कोर अच्छा लेके आना है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना है, मम्मी पापा से डांट नहीं खानी है। तो एक गोल होता है, उसी के लिए आप ये काम करते हो, मैनेजमेंट करते हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करते हो।
सबसे पहले प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हो। पढ़ो, द टर्म प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन by the management to achieve their objectives. It includes planning, organizing, staffing, directing and कंट्रोलिंग। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रोसेस में हम ये सारे काम करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फाइनल अचीव कर सके। और इस प्रोसेस में क्या आएगा, तुम्हारी बुक नंबर 1 के सारे चैप्टर्स आएंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। ठीक है, इफेक्टिव और एफिशिएंट का क्या है? देखो, इफेक्टिव में मैंने टी को कैपिटल किया है, एफिशिएंट में मैंने सी को कैपिटल किया है। इफेक्टिव में मैंने टी को कैपिटल किया है, एफिशिएंसी में मैंने सी को कैपिटल किया है। तो टी फॉर टाइम को यहाँ पे बचाना है, सी फॉर कॉस्ट को यहाँ पे बचाना है। अगर आप कम से कम टाइम में काम पूरा कर देते हैं तो आप इफेक्टिव हैं। अगर आप कम से कम कॉस्ट में काम पूरा कर देते हैं तो एफिशिएंसी है। यहाँ पे इन दोनों में ही दो दो चीजें आती हैं। क्या? अगर मैंने बोला था कि बेटा 2 आवर्स में, ठीक है, लेट्स से 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो इफेक्टिव कब हो सकते हो आप में इफेक्टिवनेस कब आएगी? देखो, इफेक्टिव क्या था? टी फॉर टाइम वाला। ठीक है, इफेक्टिवनेस आप में कब आएगी? या तो आपने 1.5 घंटे में, मतलब लेस देन 2 आवर्स में, चलो मैं इसको 1.5 नहीं लिखती हूँ, लेट मी राइट, या तो आप लेस देन 2 आवर्स में 100 यूनिट्स बना दो, या फिर आप 2 आवर्स में मोर देन 100 यूनिट्स बना दो। तो या तो जितना टाइम मिला था उससे कम टाइम में उतना ही काम पूरा कर दो, या उतने ही टाइम में ज्यादा काम पूरा कर दो। इन दोनों ही केस में आपको इफेक्टिव बोला जाएगा। सिमिलरली एफिशिएंसी कब होगी? अगर मैंने बोला है कि 100 रुपए की कॉस्ट में आपको 10 यूनिट बनाने हैं, तो या तो आप लेस देन 100 रुपीज में 10 यूनिट बना दोगे, या फिर आप 100 रुपीज में मोर देन 10 यूनिट्स बना दोगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। या तो कम 100 रुपए से कम में बना दो, या 100 रुपए में ज्यादा बना दो। तो मिनिमम टाइम में मिनिमम कॉस्ट में काम कर दो, या उतनी ही कॉस्ट में ज्यादा काम, ज्यादा टाइम, ज्यादा काम आप करके दे रहे हो। ठीक है, उतने ही कॉस्ट में उतने ही टाइम में, दोनों ही केस में आपको इफेक्टिव एफिशिएंट बोला जाएगा। तो इफेक्टिवनेस टी फॉर टाइम, एफिशिएंसी सी फॉर कॉस्ट का ध्यान रखना है। तो इफेक्टिवनेस में क्या है? कंप्लीशन ऑफ द टास्क इन द अलॉटेड टाइम फ्रेम। इफ एफिशिएंसी में क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पैसे को, रिसोर्सेज को बिना खराब किए काम करना एफिशिएंसी होता है। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्रोनियम है गो मम्मी पापा गो टू CID, यानी कि GMP, गो मम्मी पापा, GMP, फिर G, ठीक है, 2 को छोड़ दो, 2 का कुछ नहीं है बीच में, फिर क्या है? CID, गो मम्मी पापा गो टू CID। मेरा बहुत फेमस एक्रोनियम था, पिछले साल सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे सबने इसी के बेसिस पे अपने बोर्ड एग्जाम्स, अपने CUT दिया है। ठीक है, एंड ये ऐसा एक्रोनियम है जो नॉट जस्ट इस चैप्टर में बल्कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आगे जितने भी चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं सेम आपको याद करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, मेजरली CID वाला ही आपको याद कराऊंगी। तो मैंने जितने भी एक्रोनियम बनाए हैं इस हिसाब से बनाए हैं कि ऐसा ना हो इतने एक्रोनियम हो जाए कि तुम्हें एक्रोनियम ही कंफ्यूज कर दें। तो एक्रोनियम भी मैंने सिमिलर बनाए हैं सो दैट तुम एक्रोनियम में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैनेजमेंट का एक्रोनियम क्या है? गो मम्मी पापा गो टू CID। प्लानिंग P से होगा तो प्लानिंग के एक्रोनियम को हम P से शुरू कर देंगे, प्लीज मम्मी पापा गो टू CID। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको सारे एक्रोनियम करवाऊंगी कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक्रोनियम क्या है? और मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ अभी के अभी प्लीज लिखकर एक बार बोल दो क्या है एक्रोनियम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का। बोलो मेरे साथ, गो मम्मी पापा गो टू CID। बोलो, गो मम्मी पापा गो टू CID। इतना ऊंची मत बोलना, मम्मी सच में भाग जाए सुन के कि अरे अरे बेटा CID में जाने को बोल रहा है, क्या कर दिया मेरे बेटे ने। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है? G, फिर M, फिर P, G, C, I, D। ठीक है, तो G से है गोल ओरिएंटेड। हमें सबसे पहले अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, उन गोल्स को पूरा करने के लिए ही मैनेजमेंट करी जाती है। अगर आपका गोल, सबसे पहले आपको पता होगा कि मुझे पढ़ाई में अच्छे स्कोर लाना है, तभी पढ़ने बैठोगे, तभी मैनेजमेंट पढ़ाई की करोगे। अगर गोल ही नहीं है अच्छा स्कोर लाना, देन यू विल नॉट मैनेज योर स्टडीज। तो पहले गोल पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑफ द गोल्स। ठीक है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
मल्टी डायमेंशनल है। मतलब इसमें हम अपने काम, अपने लोगों और अपने ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। पीपल तो पता है, अपने एम्प्लॉयज, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं। वर्क से मेरा मतलब होता है मेरे ऑफिस रिलेटेड जितने भी काम हैं, एचआर का, अकाउंट्स का, सेल्स का, वो सारा भी मैनेज होता है। और ऑपरेशंस का मतलब होता है मेरे फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी काम हैं, बेसिकली मेरी प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को खरीदना, फाइनल प्रोडक्शन करना, वो सारा जो काम है वो भी मैनेज किया जाता है। तो हम एक बिजनेस में, मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेज करते हैं? अपने लोगों को भी मैनेज करते हैं, अपने ऑफिस रिलेटेड कामों को भी मैनेज करते हैं, एचआर का, अकाउंट्स का, सेल्स का, ठीक है, मार्केटिंग का, एंड हम अपने फैक्ट्री रिलेटेड ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं, ठीक है। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है कि भैया हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, चाहे तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी है, चाहे वो बहुत बड़ी है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो सर्विसेज की कंपनी है, चाहे वो गुड्स की कंपनी है, हर तरीके की कंपनी में तुम्हें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इस दुनिया की कोई भी बिजनेस बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकता। ग्रुप एक्टिविटी है, हर एक मैनेजमेंट को, हर एक मैनेजर को करना पड़ेगा, फिर चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, सबको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, साथ मिलके करनी पड़ेगी, ठीक है। कंटिन्यूस है, लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार प्लान बना दिया वो उम्र भर चलता रहेगा। लगातार हर दिन सुबह उठ के मैनेज करते हो ना यार, आज ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, तो हर दिन हर रोज लगातार करनी पड़ेगी। इनटैंजिबल है, देखी नहीं जा सकती। यू कैन ओनली फील कि हाँ यार मैंने ना 10 चैप्टर करने को सोचा था और 10 चैप्टर हो गए, या मैंने 10 करने का सोचा था पर हुए सिर्फ 8 हैं। क्या तुम देख सकते हो कि 10 चैप्टर सोचा था? अरे सोचा का तो मतलब ही है ये कि दिमाग में सोचा था। तो मैनेजमेंट इंटैंजिबल है, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो कि कितना सोचा था, क्या सोचा था, कैसे सोचा था और क्या हुआ। डायनामिक है, लगातार बदलती रहती है, मैनेजमेंट लगातार बदलती रहती है, हमारा एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है। मैंने सोचा था आज पूरा काम कर दूंगी, आज मैं बीमार हो गई, आज मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए, आज मेरे दोस्त का फोन आ गया, आज कुछ ऐसा हो गया कि मैं काम नहीं कर पाई। नाउ आई हैव टू मेक अ प्लान अगेन, आई हैव टू डू एवरीथिंग अगेन, सो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली चेंज माई मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे ही एनवायरमेंट चेंज होगा, मुझे मेरे मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। सो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग होती है मैनेजमेंट। तो क्या है इसका एक्रोनियम, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ताकि तुम सबको याद हो जाए। गो मम्मी पापा, गो टू CID। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब फिर से हमारे पास एक्रोनियम है, एक्रोनियम क्या है, हमारी चड्डी, ठीक है, चड्डी बड्डी हमारा। तो हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि भैया मैनेजमेंट हमारी चड्डी बड्डी है, ठीक है। तो चड्डी है हमारी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस थी क्या थी, हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर काम अच्छे से करते हो तो तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो जो चेंज के साथ चल सकती है। मतलब अगर मैं अच्छे से मैनेज करूंगी तो मैं पता है क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि ना 4 चैप्टर कर रहे हैं, 4 दिन का टाइम लगना चाहिए, मैं 5 दिन लेकर चलती हूँ कि मुझे 5 दिन में करना है। क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने बीच में रखा है स्पेयर, कि बीच में कभी मैं बीमार हो गई या कुछ भी हो गया तो मैं उसको 5वें दिन पे कवर कर लूंगी, ठीक है। तो जब आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हो तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आएगा, आप उस चेंज के साथ कोप अप कर पाओगे। हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, गोल को तभी पूरा कर पाओगे जब मैनेज हो रखा होगा काम। अगर काम मैनेज ही नहीं होगा, गोल पूरा नहीं होगा। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने में भी हेल्प करती है हमारी मैनेजमेंट। सोसाइटी की डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करती है मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप अच्छे से मैनेज करोगे ना सब कुछ, तो आप अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखोगे, कस्टमर्स को भी खुश रखोगे, गवर्नमेंट को भी खुश रखोगे, सप्लायर्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको खुश रखोगे। क्योंकि आप मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो ना, आप सब कुछ पहले से प्री प्लान करके चल रहे हो, आपने पहले से देख रखा है कि अगर गलती हुई तो क्या होगा, अगर कुछ बिगड़ा तो क्या होगा। तो आप जब अच्छे से काम करोगे, आप सोसाइटी का भी भला कर पाओगे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पाओगे। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या था, C फॉर कॉस्ट। तो कॉस्ट को कम करने में भी मदद करेगी हमारी
मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इफ यू सी, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें जो ऑलरेडी हम नहीं पढ़ चुके। डायनामिक पढ़ चुके, एफिशिएंसी पढ़ चुके, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अभी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में ग्रुप गोल्स पढ़ चुके, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ लेंगे। तो टेक्निकली इंपॉर्टेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है, ये सब कुछ ऑलरेडी हम फीचर्स में, डेफिनेशन में, ये ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो एक्रोनियम क्या है? चड्डी, ठीक है, हमारा चड्डी बड्डी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, TML। सबसे पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसमें कौन आते हैं? CEOs आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, जनरल मैनेजर आता है, या चीफ वर्ड अगर कभी भी लिखा आ जाए तो वो टॉप लेवल मैनेजर होता है, ठीक है। तो जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 90% ऑफ द केस में यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन कि 5 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होने वाला है। तो क्या इसका क्वेश्चन नहीं आएगा? इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसका क्वेश्चन आएगा। पर कैसे आएगा? केस स्टडी में आएगा। केस स्टडी में 2 चीजें होंगी, या तो केस स्टडी या फिर मतलब किसी ना किसी इस तरीके से ही आएगा, आइडेंटिफिकेशन के तरीके से आएगा। MCQ में आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है, या तो पोजीशन आइडेंटिफाई करना या तो काम आइडेंटिफाई करना। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं पैराग्राफ नहीं लिख के दिया, मैंने तुम्हें वर्ड्स लिख के दिए हैं जो वर्ड एग्जैक्टली तुम्हें बताएंगे कि कैसे तीनों को आइडेंटिफाई करना है। अगर पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है तो CEO की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कोई भी चीफ, कोई भी चीफ लेवल का कोई भी पोजीशन, चीफ के आगे कुछ भी वर्ड लिखा आ जाए, अगर चीफ लिखा आ गया, प्रेसिडेंट लिखा आ गया, वाइस प्रेसिडेंट लिखा आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा आ गया, बोर्ड लेवल का कुछ भी आ जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा आ गया, ये डायरेक्टर लेवल का कुछ भी आ जाए, बोर्ड लेवल का कुछ भी आ जाए, ठीक है, जनरल मैनेजर हो गए, ये सारे टॉप लेवल में आते हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, प्लान्स बनाना। ये बाहर जाके कहीं पे ऐसे नहीं कि फील्ड पे जाके काम करते हैं, ये अपने AC वाले ऑफिस में बैठते हैं और अपने लैपटॉप्स पे, स्प्रेडशीट्स पे काम करते हैं, प्लान करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, बहुत मोटा पैसा लेते हैं, बहुत हाई पेइंग इनकी सैलरीज होती हैं, बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, IIMs वगैरह के, MBA के होते हैं, ठीक है। ये बजट बनाते हैं, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, पॉलिसी, सब कुछ ये बनाते हैं। मैं वर्ड बता रही हूँ, जब भी वर्ड आ जाए ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जब भी वर्ड आ जाए पूरी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल होगा। टॉप लेवल के अलावा और कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। सोसाइटी का जहां भी नाम आ जाए, सोसाइटी के रिलेटेड कुछ भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, ये सिर्फ टॉप लेवल करता है, नीचे वाले सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब टॉप लेवल का काम होता है। तो जब भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ भी करना है, प्लान्स और पॉलिसीज को बनाना है, बजट को बनाना है, तो वो टॉप लेवल करेगा। मिडिल लेवल में कौन होते हैं? कोई भी एक डिपार्टमेंट का नाम आ जाए, कोई भी डिपार्टमेंट, अगर उस डिपार्टमेंट का, ठीक है, कोई भी अगर एक डिपार्टमेंट का नाम आ जाए, उस डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर, उस डिपार्टमेंट का कोई हेड अगर है, तो वो मिडिल लेवल में आता है। देखो, अब ऊपर मैंने क्या बोला था? जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब टॉप लेवल। पर अगर मैं बोलूं सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी, अकाउंट्स, फाइनेंस, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, परचेज, दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट का नाम आ जाए और आ जाए कि उस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उस डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो पक्का से क्या होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा। इसका काम क्या है? अपने डिपार्टमेंट को देखना, ठीक है, अपने खुद के डिपार्टमेंट को देखना इनका काम है। टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई, जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसको एग्जीक्यूट करवाना इनका काम है। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक बनना इनका काम है, उनके बीच में बातचीत करवानी इनका काम है। लोअर लेवल मैनेजर का ध्यान रखना, लोअर लेवल का ध्यान रखना इनका काम है। मोस्टली 90% ऑफ केस में, मिडिल लेवल के केस में सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम आ जाता है, या वर्ड डिपार्टमेंट अपने आप में लिखा आ जाता है, वर्ड डिपार्टमेंट अपने आप में लिखा आ जाता है, या किसी एक डिपार्टमेंट का नाम आ जाता है, जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, एटसेट्रा। अगर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है या किसी भी एक डिपार्टमेंट का नाम है, उसके मैनेजर की बात हो रही है, तो ये पक्का मिडिल लेवल है, पक्का मिडिल लेवल है। लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इनके सबसे पहली चीज तो बहुत सारे अलग अलग नाम है जो याद करने पड़ेंगे, और इनमें से कोई एक नाम लिखा आता है मोस्टली। फर्स्ट लाइन मैनेजर,
शॉप फ्लोर लेवल का मैनेजर, ऑपरेशनल लेवल का मैनेजर, फोरमैन मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन सुपरवाइजर, ठीक है, फर्स्ट लाइन, शॉप फ्लोर, ऑपरेशनल। इनमें से कोई भी अगर एक नाम आता है, ये सारे नाम किसके हैं? लोअर लेवल मैनेजर्स के, ये सारे के सारे नाम हैं। लोअर लेवल मैनेजर का काम क्या होता है कि इनके अंडर एक्चुअल वर्कफोर्स काम कर रही होती है, इनके अंडर एक्चुअल वर्कफोर्स काम कर रही होती है। ये एक्चुअल वर्कफोर्स का ध्यान रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनकी लड़ाइयां सॉल्व करना, उनकी सोल्यूशन निकालना, उनकी मदद करना, उनकी देखरेख करना, सारा काम ये करते हैं। मतलब कि जो फैक्ट्री में एक्चुअल में मजदूर काम कर रहे हैं, वो जो मजदूर हैं वो एक्चुअल वर्कफोर्स है। उन मजदूरों के ऊपर जो हेड है, पहला सबसे फर्स्ट लेवल का, उसको लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन शॉप फ्लोर लेवल बोला जाता है। इसीलिए इसको शॉप फ्लोर बोला गया कि एक्चुअल फ्लोर पे जहां मजदूर काम कर रहे हैं, उस फ्लोर पे एक्चुअल में खड़े होके ये लोग मजदूरों से काम करवाते हैं, लेबर से काम करवाते हैं, ठीक है, तो उसको लोअर लेवल मैनेजर बोल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क ये लोग करवाते हैं लेबर से, और ये लोग का मेन काम ही यही होता है कि मिडिल लेवल से जो ऑर्डर आया, ठीक है, वो ये एक्चुअल वर्क फोर्स से काम करवाए। मतलब मिडिल लेवल क्या करती है, सिर्फ इनको बता देती है कि ये काम करवाना है। लोअर लेवल एक्चुअल में वहां पे खड़े होके सिर पे करवाता है कि अरे भैया अच्छे से करो काम, अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो, चुपचाप काम करो। ठीक है, वो लोअर लेवल का काम होता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या लिखा आएगा पोजीशन के बारे में या उनके नाम और उनके काम के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू से कि भैया पीछे हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेने दो। ये पूरे के पूरे नोट्स बहुत साफ सफाई से, यहाँ पे तो मैंने घचमच किया हुआ है, ठीक है, साफ सफाई से टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वहां से जाके पूरा पीडीएफ उठाओ ना, क्यों एक एक स्क्रीनशॉट लेके फोन भरते हो, मिलेंगे भी नहीं स्क्रीनशॉट कभी वापस से तुम्हें। ठीक है, ये वापस से आ गया, चलो ये तो रिपीट हो गई है हमारी स्लाइड। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, OPS ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। तो सिंपल भाषा में अगर तुम सोचो, अगर तुम किसी का भला करने का सोचो, ठीक है, अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मैं 1 करोड़ रुपए दूं और तुम सोचो इस 1 करोड़ रुपए से तुम्हें किसी का भला करना है, तो तुम किसका करोगे? सबसे पहले अपना, कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, सबसे पहले ये करोगे। अपना हो गया, मम्मी को भी चाहिए, पापा को भी चाहिए, भाई को भी चाहिए, बहन को भी चाहिए, अपने घर वालों का। और जब अपने घर वालों का भी भला हो गया, अपना भी हो गया, अपने घर वालों का भी हो गया, फिर किसके पास जाओगे? फिर सोचोगे कि चलो थोड़ा गरीबों का भला कर देते हैं, सोसाइटी में किसी का भला कर देते हैं, अपने दोस्त का या किसी रिश्तेदार का भला कर देते हैं। तो टेक्निकली कोई भी इंसान अगर सोचता है सबसे पहले अपने बारे में, फिर अपने परिवार के बारे में, और फिर बाहर जाके दुनियादारी और सोसाइटी के बारे में सोचता है। 3 चीजों के बारे में हम सोचते हैं। कंपनी भी यही करती है, पहले अपने बारे में सोचती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में, फिर अपने परिवार के बारे में यानी अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचती है, और फिर सोसाइटी के बारे में सोचती है। इसीलिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका मैंने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, OPS। ठीक है, अपने बारे में क्या सोचती है? सबसे पहले कंपनी का होता है सरवाइव, बस इतना पैसा कमा लूं कि कंपनी बंद करने की नौबत ना आए, एम्प्लॉइज की सबकी सैलरी दे सकूं, इतना पैसा आ जाए। अब इतना पैसा आ रहा है, सर्वाइवल हो रहा है, तो हम कहेंगे इतना पैसा आ जाए, प्रॉफिट कमा सकूं, अपना घर भी अच्छे से चला सके, सारे इनकी सैलरी बढ़ा सकूं, इंप्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा कर सकूं। अगर प्रॉफिटेबल भी हो गए, अब हम सोचेंगे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में कि अब मुझे एक नई ब्रांच खोलनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और बड़ा ऑफिस लेना है, फिर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। मतलब पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर एक और अच्छी नौकरी चाहिए, फिर एक बहुत अच्छा घर चाहिए, है ना, फिर वो ग्रोथ करनी है। तो सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ के बारे में कंपनी सोचेगी। अपने लोगों का क्या सोचेगी? उनको पैसा अच्छा दे, उनको सोशल स्टेटस अच्छा दे, और उनको हायर लेवल नीड्स भी उनकी पूरी करे, उनको एक अच्छा ग्रुप हम बना कर दे लोगों का। ठीक है, एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट दें हम उनको, जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो ये हमें अपनी फैमिली के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए करना है। पर्सनल मतलब पर्सोनल, एम्प्लॉइज के रिलेटेड गोल्स। सोसाइटी के लिए क्या करना है? सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दो, एनवायरनमेंट को खराब मत करो, और पब्लिक के लिए फैसिलिटीज बनाओ। जैसे पब्लिक के लिए आप वॉशरूम्स बना सकते हो, पार्क्स बना सकते हो, स्कूल, हॉस्पिटल्स,
कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सोसाइटी का भला करोगे तो सोसाइटी आपके बिजनेस को पसंद करेगी और बदले में आपके प्रोडक्ट्स खरीदेगी। ठीक है, चलो गोल्स हो गए। अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है या एक प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? देखो, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए अगर तुम्हें किसी भी चीज को साइंस बोलना है तो क्या एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ यही तो है बॉडी ऑफ नॉलेज। ये पूरी पूरी किताबें हैं। पूरी एमबीए जो है वो मैनेजमेंट के बारे में ही होती है। बीएमएस बीबीए जो तुम करते हो वो मैनेजमेंट के बारे में ही होती है। तो पूरी मोटी मोटी किताबें हैं, ग्रंथ हैं जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो जी हाँ, बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या इसके प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है? तो हाँ, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो केमिकल्स के ऊपर नहीं होते हैं, वो होते हैं इंसानों के ऊपर। इंसानों के एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप वो बना दिया, इनको अलग तरीके से रखा, उनको अलग तरीके से रखा, फिर उनका नोट किया कि रिस्पॉन्स क्या आया। तो एक्सपेरिमेंट होते हैं लोगों के ऊपर होते हैं। क्या ये जो लॉ है वो यूनिवर्सल वैलिड है? जी हाँ, यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। जो लॉज होते हैं हर जगह पे वो वैलिड होते हैं। जैसे तुम चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, वो प्रिंसिपल्स दुनिया के हर बिजनेस पे लागू होते हैं। तो जी हाँ, यूनिवर्सली वैलिड है। तो फिर तो मैनेजमेंट एक साइंस हुआ। पर मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है, एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मतलब एग्जैक्ट साइंस होती है केमिकल्स के ऊपर। आप केमिकल ए को केमिकल बी के साथ मिक्स करोगे, हर बार सेम चीज निकल के आएगी। पर आप हमेशा अलग अलग लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग निकल के आएगा। तो एग्जैक्ट नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस आप कह सकते हो। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो जी हाँ, आर्ट है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वही बात हो गई। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर कोई अपने तरीके से मैनेजमेंट करता है। तुम मुझे कितना भी कह लो कि मैनेजमेंट ऐसे ही होती है, मैं अपना पर्सनल तड़का लगाऊंगी। कभी मैं गुस्सा भी करूंगी, कभी मैं प्यार से भी समझाऊंगी, मैं अपना पर्सनल तड़का लगाऊंगी। तो पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट की भी होती है, मैनेजमेंट की भी होती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी। अगर मैं ड्राइंग कर रही हूँ, जितनी ज्यादा ड्राइंग करूंगी ना उतना अच्छा हो जाएगा। सिंगिंग करती हूँ, जितनी ज्यादा सिंगिंग करूंगी इंप्रूव होती जाऊंगी। पढ़ा रही हूँ, जितना ज्यादा पढ़ाती जाऊंगी इंप्रूव हो जाऊंगी। वैसे ही मैनेजमेंट है, जितनी ज्यादा करते जाओगे उतना बेटर बनते जाओगे। तो हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो जी नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है? पहले तो इसका एक्रोनियम देखो। मैनेजमेंट का एक्रोनियम क्या है? प्रोफेशन के लिए स्वेयर, आई स्वेयर, ठीक है, स्वेयर वाला। तो मतलब कसम, वो वाली स्वेयर, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन चेक करना है तो 5 चीजों पे करना है। वो ये 5 चीजें हैं, क्या क्या है? सर्विस मोटिव। क्या मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव है? तो जी हाँ, मतलब प्रोफेशन के अंदर तुम अपनी सर्विसेज देते हो और एक मैनेजर भी अपनी सर्विसेज देता है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो सर्विस मोटिव तो है। क्या बॉडी ऑफ नॉलेज है? ये तो साइंस और आर्ट में भी हमने बोल ही दिया। क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं है। मतलब क्या कोई फिक्स्ड रूल्स हैं? तो नहीं है। मतलब जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को लाइसेंस लेने के लिए पहले एमबीबीएस करनी पड़ती है और कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो डॉक्टर का लाइसेंस उसको मिलता है। सीए है, लॉयर है, इन सब के लिए ना रूल्स होते हैं। अगर इन्होंने रूल तोड़ा, इनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। और तुमने सब कर आके भी अगर सीए बन गए और एक रूल तोड़ दिया, तुम्हारा सीए का लाइसेंस रद्द हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशन में होते हैं रूल्स। ठीक है, क्या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? नहीं है। ये जो एसोसिएशन है यही आपको जो है रूल्स सिखाती है। मतलब जैसे सीए के लिए क्या है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वही तो रूल्स बनाती है, वही तो आपको लाइसेंस देती है। क्या प्रोफेशन के केस में ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया एमबीए करोगे तभी मैनेजर बनोगे, 12th पास भी बन सकता है मैनेजर। क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं, ठीक है ना। 12th पास बच्चा भी बन सकता है एक मैनेजर, अपना स्टार्टअप खोल के। एक एमबीए वाला बंदा भी बन सकता है मैनेजर। तो कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। कोई भी सीए बन सकता है? नहीं बन सकता। पहले सारा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, पेपर देने पड़ेंगे, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, फिर बनेगा। तो क्योंकि प्रोफेशन के अंदर एक बॉडी होती है, एमबीबीएस के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, लॉयर्स के लिए है, सीए के लिए, मैनेजर्स के लिए नहीं है। वो बॉडी आपको रूल्स बताती है। प्रोफेशन को तो कैसे बताएगी जब बॉडी नहीं है? वही बॉडी आपके पेपर लेती है,
ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। वही बॉडी आपको लाइसेंस देती है। ये सब कुछ प्रोफेशन में नहीं, प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी एसोसिएशन ऐसी नहीं है। सो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, पर मैनेजमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और दिन ब दिन बेटर हो रहा है, ठीक है। पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, एक फुल फ्लेज आर्ट है, और मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है। तो ये हो गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो हमें पता ही है क्या है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर हम अपने प्लान्स बनाते हैं, आज ही मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। प्लानिंग के अंदर मैं आज ही डिसाइड कर लूंगी कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम अपने अपने इंसानों को भी, फिजिकल रिसोर्सेज को भी, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके सही जगह पे रखते हैं। हर इंसान को सही डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाती है और हर चीज को सही जगह पे रखा जाता है, मतलब हर चीज को ऑर्गेनाइज करके सही जगह पे रखा जाता है। स्टाफिंग के अंदर हम सही पोजीशन के लिए सही लोगों को लेकर आते हैं सही टाइम पे। डायरेक्टिंग में जो लोग हम लेकर आए हैं उन लोगों को काम दिया जाता है, काम सिखाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, उनको बताया जाता है कि काम कैसे करना है, उनसे काम निकलवाया जाता है। एंड कंट्रोलिंग में उन सभी लोगों को हम चेक करते हैं कि क्या इन्होंने काम करा या नहीं करा। गलती करी तो डांटते हैं, पकड़ते हैं, गलती को ठीक करते हैं। तो पहले प्लान बनाया कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करे, फिर सारे स्टाफ को इकट्ठा किया, फिर उस स्टाफ को बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, और चेक करा कि क्या वो स्टाफ सही से काम कर रहा है। और लास्टली डायरेक्टिंग में हमने उनको बताया कि काम कैसे करना है, और कंट्रोलिंग में हमने चेक करा कि क्या स्टाफ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही अभी मैं डिटेल में नहीं आपको बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारे डिटेल्ड चैप्टर्स हैं आपकी पूरी किताब में, वहां पे आपको ये सारे पढ़ने ही है बार बार, और अगर क्वेश्चन आता है तो उन्हीं चैप्टर्स में से मोस्टली आता है, ठीक है। तो अभी आपको बस एक बेसिक समझना है इन सब का, डिटेल आप हर चैप्टर में इनकी पढ़ने वाले हो। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये इसी लाइन में चलते हैं। प्लस एक चीज याद रखना, इन सबको फंक्शंस बोला जाता है। बहुत बार लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। ये फीचर्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और बच्चे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिख के आ जाते हैं। तो दिस इज नॉट फीचर्स, दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो एक्रोनियम गो मम्मी पापा गो टू CID वो था, ये फंक्शंस हैं, ठीक है। चले आगे, अगला मेरे पास लास्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन का। अब जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये लास्ट में टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ पढ़ के थक चुके होते हैं, तो इसको हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई एक टॉपिक ऐसा है इस पूरे चैप्टर में जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वो ये है। इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आए, आई डोंट थिंक मैंने कोई भी पिछले 3 4 5 साल का क्वेश्चन पेपर ऐसा देखा है जिसमें ये ना आया हो। हर साल इसका क्वेश्चन आता ही आता है, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडॉनल, पढ़ो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, कोऑर्डिनेशन की क्या डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मेरे साथ बोल रहे हो ना, coordination is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया हमारे ना ग्रुप गोल सेम है। अगर तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो ना, तुम्हारी पूरी कंपनी सेम ही गोल के लिए काम कर रही होती है। तो अगर पूरी कंपनी काम सेम गोल के लिए कर रही है, पर हर कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, अलग ही काम हर कोई करे जा रहा है, उनकी आपस में बनती ही नहीं है, यूनिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो तुम कॉमन गोल को पूरा करोगे कैसे। जब तुम्हें पहुंचना सेम जगह पे है तो क्यों ना तुम साथ में पहुंच जाओ। ऐसा होता है ना, सेम जगह पे पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, 4 5 लोगों के साथ कैब शेयर कर सकते हैं कि ताकि जल्दी पहुंच जाए, कम पैसे में पहुंच जाए, है ना, सेफली पहुंच जाए। तो टेक्निकली
अगर हमें सेम गोल को पूरा करना है तो क्यों ना हम पूरी कंपनी साथ मिलके एक साथ काम करें, एक दूसरे से बातचीत करके काम करें, कोऑर्डिनेट करके काम करें। तो कोऑर्डिनेशन कहती है कि अगर तुम्हें सेम ही गोल्स को फॉलो करना है, फुलफिल करना है, तो तुम अचीवमेंट ऑफ हार्मनी लेकर आओ। जितने भी सारे इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉयज हैं, वो सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं, उन सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के कामों को साथ में जोड़ो और उनकी हार्मनी बनाओ, ताकि वो सारे इकट्ठे मिलके कॉमन गोल्स को पूरा कर सके, कॉमन गोल्स को पूरा कर सके। तो ये है हमारी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है देखो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैं नेचर बोल सकती हूँ। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो इसका भी हमारे पास एक्रोनियम है। एक्रोनियम क्या है? प्राइज्ड। एक्रोनियम क्या है? प्राइज्ड। ठीक है, तो देखो क्या एक्रोनियम है मेरे पास। सबसे पहले है पी से परवेसिव फंक्शन, कि जो कोऑर्डिनेशन है परवेसिव है। परवेसिव मतलब हर जगह पे करनी पड़ेगी, हर जगह पे करनी पड़ेगी। डजंट मैटर छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, कौन सी कंपनी है, डजंट मैटर। हर बिजनेस को, हर कंपनी को कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, हर मैनेजर को करनी पड़ेगी। तुम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ लोअर लेवल वाले आपस में करते रहे, मिडिल को भी, टॉप लेवल को भी, सबको आपस में और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी कॉमन गोल्स पूरे हो सकते हैं। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, तुम्हारे पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को साथ मिला के इंटीग्रेट करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। कंटिन्यूअस है, लगातार करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा। अगर मैंने एक बार तुम सबको मिला दिया कि भैया 10 लोग टीम बनाओ, और तुम 10 लोगों ने कोऑर्डिनेट करके एक टीम बना ली, मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे असाइनमेंट बनानी है, टीम बनाने के बाद तुमने आपस में बात ही नहीं करी, तो असाइनमेंट नहीं बन पाएगी। तो तुम्हें लगातार कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कब मिलना है, ऑल ऑफ दैट। यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता आती है अगर तुम कोऑर्डिनेशन करते हो तो। ठीक है, और डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझ के करे जाने वाला काम है। तुम अपने आप नहीं सोच सकते कि भैया चल मैं एक काम करता हूँ, मैं चैप्टर 1 के असाइनमेंट बना देता हूँ, बाकी लोग अपना अपने आप देख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी अपने आप देख लेंगे। सोचो मैंने तुम 10 लोगों को बोला कि ना 5 चीजों पे असाइनमेंट बना के लाओ, हर कोई एक ही चीज पे बना लाया। क्यों? क्योंकि सबको लगा मैं अपना एक देख लेता हूँ, बाकी अपना देख लेंगे, आपस में बातें नहीं करी। और सोचो तुम सारे सेम ही चीज पे बना लाए, जबकि तुम सबको मिलके 5 पे बनानी थी। तो बेस्ट डिसीजन क्या होगा? सारे आपस में बात करेंगे और एक एक आपस में डिवाइड करेंगे कि किसने क्या करना है। और वो डिसाइड तभी होगा जब तुम जानबूझ के, सोच समझ के एक दूसरे से बात करोगे, कोई मीटिंग करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे और डिसाइड करोगे कि किसने क्या करना है। तो अपने आप नहीं हो सकता कि मैं अपना देख लेता हूँ, सब अपना अपना देख लेंगे, ऐसे नहीं होता। करना पड़ता है कि नहीं भैया मैं अपना भी देखूंगा और मुझे सबके साथ मिलके अपना देखना पड़ेगा, और सारे लोग मिलके कोऑर्डिनेशन करें। अगर मैं अकेली सोचूं कि पूरी टीम में से मैं ही हूं जो कोऑर्डिनेशन करना चाहती हूँ, तो भी नहीं हो सकता। हर एक टीम मेंबर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्टली मेरे पास आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक्रोनियम क्या है हमारा? जीआईएफ्स। जीआईएफ्स गिफ्स भेजते रहते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पे, तो क्या है इंपॉर्टेंस? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन में याद रखना भैया कि इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है या फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्योंकि बच्चों को ये नहीं याद रहता कि इंपॉर्टेंस कौन सी थी दोनों में से और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्राइस्ड, परवेसिव एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है? जीआईएफ्स। ग्रोथ इन साइज, अगर कोऑर्डिनेशन करोगे तभी तुम्हारा साइज ग्रो होगा कंपनी का, और जितनी बड़ी कंपनी बनती जाएगी कोऑर्डिनेशन उतनी जरूरी होती जाएगी। अगर छोटी सी कंपनी है, हम 5 लोग हैं, 5 लोग तो साथ में बैठ के काम कर लेंगे यार, कितना ही मुश्किल होगा कोऑर्डिनेट करना। पर जब 500 लोग हैं तब असली जरूरत समझ आएगी कि भैया कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर एक इंसान अलग अलग काम कर सकता है अगर अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जाए तो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब तुम अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम कर रहे हो, एक एचआर में है, ठीक है, एक सेल्स में है, एक अकाउंट्स में है। हर एक डिपार्टमेंट आपस में अलग अलग अपना काम कर सकता है। कैसे? दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। स्पेशलाइजेशन, जब हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग फंक्शंस हर कोई प्ले कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन आएगी ना। हर कोई अपने अपने फंक्शन में स्पेशलाइज होता चला जाएगा और बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करता चला जाएगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, कहते हैं हर प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के साथ
कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको एक साल में कितना खर्चा होगा, कितना एक्सपेंस होगा सेल्स पे, और वो बदले में कितनी सेल लेकर आएगा। मैं उसी अकॉर्डिंग पूरा बजट बनाऊंगी, ठीक है ना। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछूंगी कि भैया कितने यूनिट बना रहे हो, उस हिसाब से उतने यूनिट्स को बेचने के लिए मैं सेल्स का प्लान बनाऊंगी। कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ये देखेगा एचआर डिपार्टमेंट, पर वो अपने आप नहीं देख सकता, वो सबसे पूछकर ही देखेगा, है ना, सबसे पूछकर ही डिसाइड करेगा कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो टेक्निकली हर एक डिपार्टमेंट अगर अपना अलग से काम करना चाहता है वो तभी कर सकता है जब वो सारे डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनसे कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्रोनियम क्या हो गया, GIFS, गिफीज, ठीक है। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। GI से हमारे पास क्या आएगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, और S से स्पेशलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे पूरे का पूरा होता है मेरा चैप्टर नंबर 1 खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाना, ताकि तुम हमें बता सको कि तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा है और हम ऐसा कंटेंट और लाते रहें, ठीक है। हम देखो कोई प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन थ्रू योर लाइक एंड सब्सक्राइब, थ्रू शेयर्स, सो दैट वी कैन नो कि भैया तुम्हें अच्छा लग रहा है और हमें और काम करना है और कंटेंट बनाना है। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो करो ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स, नोट्स, MCQs सब कुछ मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फॉलो जरूर करके जाना। थैंक यू, बाय बाय।